नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस आवाज के सफर में, जहां हम साथ मिलकर एक ऐसी खोज पर निकलेंगे जो बाहर नहीं, अंदर होती है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे चैनल को चुना इस ऑडियो बुक यात्रा के लिए। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये उन सवालों का जवाब है जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं। मैं क्यों जी रहा हूं? मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी जिंदगी का कोई असली मकसद है? जवाब है हाँ। और यही जवाब देने आई है ये किताब, इकिगाई, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। उन्होंने जापान के एक छोटे से शांत द्वीप ओकिनावा का रुख किया, जहां दुनिया के सबसे लंबे, शांत और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने वहां जाना कि कैसे एक शब्द, इकिगाई, किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इकिगाई कोई बड़ा आदर्श नहीं है, ना ही कोई कठिन साधना। ये तो बस वो छोटी छोटी चीजें हैं जो दिल को सुकून देती है, जो आपको हर सुबह उठने की वजह देती है, जो कहती है तुम जरूरी हो, तुम्हारा होना मायने रखता है। इस ऑडियो बुक में हम पन्नों से नहीं, हर शब्द से जुड़ेंगे, हर विचार को महसूस करेंगे और हर उस सवाल का सामना करेंगे जिससे हम अक्सर भागते हैं। अगर आप अपने जीवन में उद्देश्य, संतुलन और सच्ची खुशी की तलाश में हैं, तो यकीन मानिए ये सफर आपके लिए है। तो चलिए, गहरी सांस लें, थोड़ा रुकें और मेरे साथ इस आत्मिक यात्रा पर चलें। इकिगाई की खोज में लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इस किताब के पहले अध्याय में एक बड़ा और बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? और फिर वे बताते हैं, जापानियों के पास इस सवाल का एक खूबसूरत और गहरा जवाब है, इकिगाई। इकिगाई यानी वो कारण जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, वो जुनून जो आपकी सांसों को दिशा दे, वो उद्देश्य जो आपको थकने न दे बल्कि आपको हर दिन थोड़ा और जिंदा बना दे। लेखक बताते हैं कि जापान में इकिगाई कोई सोचने की चीज नहीं, बल्कि जीने की शैली है। ये एक लिविंग फिलॉसफी है जिसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। इकिगाई उन चार चीजों के बीच संतुलन से पैदा होता है। 1, वो काम जो आपको पसंद है, वॉट यू लव। 2, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। 3, वो जो दुनिया को चाहिए, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। 4, वो जिससे आप कमाई कर सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों बातें आपस में मिलती है तो आपके जीवन का इकिगाई जन्म लेता है। लेकिन लेखक ये भी समझाते हैं कि इकिगाई सिर्फ पैसा कमाने या लक्ष्य पाने की बात नहीं है। ये तो एक हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने का तरीका है। ऐसा तरीका जो आपको भागदौड़ में खोने से बचाता है और आपको आपकी असली जरूरत से जोड़ता है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग, जहां दुनिया में सबसे अधिक 100 वर्ष के लोग हैं, इकिगाई के साथ जीते हैं। वे छोटे कामों को भी बड़े प्रेम से करते हैं, वो चाहे गार्डनिंग हो, चाय बनाना हो या किसी की मदद करना। हर काम में उनका दिल लगा होता है और यही वजह है कि उनके चेहरे पर तनाव नहीं, संतोष होता है। उन्हें रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, क्योंकि वे कभी काम से थकते ही नहीं। उनका काम उनका इकिगाई होता है। अब जरा सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें भीतर से संतोष देता हो? या फिर हम बस दिन काट रहे हैं, उम्मीदों को टालते हुए? लेखक ये भी बताते हैं कि इकिगाई उम्र से जुड़ा नहीं होता। चाहे आप 20 के हो या 80 के, इकिगाई हर इंसान के भीतर छुपा होता है। जरूरत सिर्फ उसे खोजने की है। और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक। इकिगाई को खोजो, ना कि गढ़ो। वो आपके अंदर पहले से मौजूद है। आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। और अंत में लेखक हमसे एक गहरी बात पूछते हैं, क्या आप कभी बिना थके कोई काम कर पाए हैं जिसमें आपको समय का भी एहसास ना हो? अगर हाँ,
तो शायद वही आपका इकिगाई है। अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग कैसे रहते हैं? उनकी दिनचर्या क्या है, वे क्या खाते हैं और उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है? जानिए अगली कड़ी में, जहां हम ओकिनावा के लोगों के असली रहस्य जानेंगे और ये समझेंगे कि सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और शांत जीवन जीना क्या होता है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इस किताब के दूसरे अध्याय में हमें एक बेहद जरूरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि इस तेज रफ्तार दुनिया में तनाव, चिंता और अव्यवस्थित जीवन शैली हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही है। वो कहते हैं, अगर हम लंबा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें तनाव को समझना और संभालना सीखना होगा। दूसरे अध्याय का नाम है स्ट्रेस एंड इकिगाई, बी काम लाइक अ मंक, और इसमें बताया गया है कि किस तरह आज की दुनिया ने हमें व्यस्त तो बना दिया है, लेकिन संतुलित नहीं। लेखक समझाते हैं कि तनाव, स्ट्रेस एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, हमारे शरीर की एक चेतावनी प्रणाली। लेकिन जब ये लगातार और अनियंत्रित हो जाए, तो यही तनाव हमारी आयु घटाने, रोग बढ़ाने और मन को थका देने लगता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस यानी लगातार बना रहने वाला तनाव, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, नींद की समस्या और डिप्रेशन जैसी बीमारियों की जड़ है। लेकिन अब सवाल यह है, ओकिनावा के लोग जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो कैसे इस तनाव से खुद को बचाकर रखते हैं? लेखक बताते हैं, उनकी जिंदगी की एक बड़ी खासियत है धीमा लेकिन सजग जीवन, स्लो बट माइंडफुल लिविंग। वे अपने दिन को जल्दी शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, जैसे सूरज की पहली किरण, सुबह की चाय, दोस्तों से बातचीत, बागवानी। उनकी जिंदगी में शांति और उद्देश्य दोनों साथ चलते हैं। वे मल्टीटास्किंग नहीं करते, बल्कि हर काम को पूरी उपस्थिति और ध्यान के साथ करते हैं। लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जब आप किसी काम में इतने गहरे उतर जाते हैं कि आपको न वक्त का होश रहता है, न आसपास की कोई चिंता, जैसे कोई पेंटर अपने ब्रश के साथ खो गया हो या कोई लेखक अपनी कलम के साथ। ओकिनावा के लोग इसी फ्लो को जीते हैं और यही फ्लो उनका तनाव कम करता है, उन्हें मानसिक शांति देता है और उनके इकिगाई को मजबूत करता है। लेखक एक दिलचस्प बात और बताते हैं, सपोर्टिव सोशल नेटवर्क यानी एक मजबूत सामाजिक संबंध भी तनाव को बहुत कम करता है। ओकिनावा में लोगों के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिन्हें मोए कहा जाता है। इन ग्रुप्स में लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं, दुख सुख में, जरूरत में, अकेलेपन में। ये भावनात्मक जुड़ाव, एक दूसरे के साथ की सच्ची भावना, उन्हें तनाव से बचाने की एक अदृश्य ढाल है। अब सोचिए, क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई मोह है या हम डिजिटल दुनिया के बीच अकेले हो चुके हैं? इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, सादा, शांत और अर्थपूर्ण जीवन ही तनाव से मुक्ति का रास्ता है। इकिगाई तभी फलता फूलता है जब मन शांत हो, और मन शांत तब होता है जब जीवन में धीमापन, सजगता और आत्मीय संबंध हो। और अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि ओकिनावा के लोग कौन से विशेष खाद्य नियम अपनाते हैं जिससे उनकी उम्र लंबी और शरीर चुस्त रहता है? क्या सिर्फ मन का शांत होना ही काफी है या शरीर की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे स्वस्थ आहार, सक्रिय जीवन और शरीर को ऊर्जा देने वाले रहस्य, जिनसे ओकिनावा के लोग 100 से भी ज्यादा साल तक जीते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इकिगाई के तीसरे अध्याय में हमें जीवन के एक और जरूरी पहलू से मिलवाते हैं, खुशहाल और लंबा जीवन जीने के लिए शरीर को कैसे रखा जाए सक्रिय और संतुलित। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की जीवन शैली पर गहराई से रोशनी डालते हैं। वे बताते हैं कि सिर्फ मन का शांत होना ही काफी नहीं, बल्कि शरीर का लचीला
और लगातार सक्रिय रहना भी इकिगाई का एक अहम हिस्सा है। ओकिनावा में 100 वर्ष से ज्यादा जीने वाले लोग, जिन्हें सेंटेनेरियंस कहा जाता है, हर दिन कोई न कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, वे जिम नहीं जाते, दौड़ नहीं लगाते, बल्कि प्राकृतिक ढंग से शरीर को चलते रहते हैं। वे बागवानी करते हैं, खाना पकाते हैं, जमीन पर बैठते और उठते हैं, घर के कामों में शरीक होते हैं, और सबसे जरूरी, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। लेखक बताते हैं कि उनका ये एक्टिव बट नॉट एग्जॉस्टिंग जीवन शैली उन्हें एक मजबूत शरीर, बेहतर मेटाबॉलिज्म और लचीली हड्डियां देती है, बिना किसी थकान या स्ट्रेस के। इस अध्याय में एक जापानी कहावत का भी जिक्र आता है, हर दिन थोड़ा सा चलो और हमेशा मुस्कुराओ। ये लाइन ओकिनावा के जीवन दर्शन की तरह है। यहां लेखक हमें बताते हैं कि केवल व्यायाम ही नहीं, भोजन भी उतना ही जरूरी है। और ओकिनावावासी एक खास सिद्धांत अपनाते हैं, जिसे कहते हैं हारा हाचिबू, यानी पेट सिर्फ 80% भरने तक ही खाओ। ये आदत न केवल उन्हें ज्यादा खाने से रोकती है, बल्कि ये पाचन को बेहतर, ऊर्जा को नियंत्रित और शरीर को हल्का बनाए रखती है। वे ताजा सब्जियां, सोया प्रोडक्ट्स, समुद्री चीजें, हरी चाय और हल्का खाना खाते हैं। चीनी, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा नमक से दूरी बनाकर रखते हैं। लेखक बताते हैं कि इस तरह की संयमित और साफ सुथरी डाइट न केवल उनकी उम्र बढ़ाती है, बल्कि उन्हें बीमारियों से दूर रखती है। और सबसे सुंदर बात, वे खाना आभार के साथ खाते हैं। हर भोजन से पहले वे धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए, प्रकृति के लिए और उस भोजन के लिए जो उनकी थाली में है। सोचिए, आज हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हम जल्दी में खाते हैं, टीवी या मोबाइल के सामने, बिना स्वाद लिए, बिना शुक्रिया कहे। और यही वजह है कि हमने भोजन को एनर्जी नहीं, सिर्फ आदत बना दिया है। इस अध्याय में एक और जरूरी बात लेखक जोड़ते हैं कि इकिगाई सिर्फ मानसिक शांति या आत्मा की खोज नहीं है, बल्कि ये दिनचर्या के छोटे छोटे अच्छे फैसलों का नाम है, जैसे अच्छा खाना, सक्रिय रहना, भरपूर नींद लेना और धीरे लेकिन जागरूक होकर जीना। और अब एक सवाल जो शायद आपके अंदर भी हलचल पैदा करे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या पौधे लगाना, तो आपको एक गहराई से सुकून मिलता है? क्या यही फ्लो और इकिगाई का मिलन है? और क्या हम इसे अपने पेशे या पैशन से जोड़ सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे फ्लो नाम की वो स्थिति, जिसमें समय रुक सा जाता है, आपके इकिगाई को सबसे ज्यादा चमक देता है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में जाने के लिए, जहां आपका काम आपका आनंद बन जाता है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में मिलते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इकिगाई के चौथे अध्याय में एक ऐसी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हैं जो किसी भी इंसान को ना सिर्फ ज्यादा खुश बना सकती है, बल्कि उसका इकिगाई और भी गहरा और स्पष्ट कर सकती है। इस अध्याय का विषय है फ्लो, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। फ्लो यानी वो स्थिति जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख का, यहां तक कि खुद का भी होश नहीं रहता। लेखक बताते हैं कि फ्लो वही अनुभव है जब कोई पेंटर अपनी तूलिका में खो जाता है, कोई लेखक शब्दों में बहने लगता है, कोई शेफ स्वादों से बात करता है, या कोई बच्चा खेल में पूरी तरह डूब जाता है। फ्लो में रहना यानी वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होना। और जब इंसान फ्लो में होता है, तो वो न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करता है, बल्कि गहरा आनंद और संतोष भी महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि फ्लो इकिगाई की आत्मा है। आपका इकिगाई वही है जिसे करते वक्त आप अपने आप को खो बैठते हैं और जिसे बार बार करने का मन करता है, बिना किसी बाहरी इनाम के। अब सवाल उठता है, फ्लो की स्थिति आती कैसे है? लेखक बताते हैं कि फ्लो तब आता है जब आपके कौशल और चुनौती के स्तर में संतुलन होता है। अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे।
अगर बहुत कठिन है तो आप चिंतित हो जाएंगे, लेकिन जब काम आपकी काबिलियत के ठीक बराबर है तब आप फ्लो में चले जाते हैं। फ्लो कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत जिसे हम हर दिन अपने काम में ढूंढ सकते हैं। ओकिनावा के लोग, जिनका जीवन इकिगाई से जुड़ा हुआ है, फ्लो में रहना जानते हैं। वे छोटे छोटे कामों को ध्यान और समर्पण से करते हैं। एक बुजुर्ग लकड़ी पर नक्काशी करते हुए पूरे समय फ्लो में होते हैं। कोई महिला चावल पकाते वक्त इतने प्यार से मसाले डालती है जैसे हर स्वाद उसका ध्यान हो। फ्लो का सीधा संबंध सुखद और लंबी उम्र से है, क्योंकि ये तनाव को कम करता है, फोकस को बढ़ाता है और आपको मानसिक रूप से संतुलित रखता है। लेखक कहते हैं कि फ्लो का अनुभव केवल क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है। कोई भी, चाहे आप अध्यापक हो, दुकानदार हो, डॉक्टर हो या विद्यार्थी, आप फ्लो को अपने हर रोज के काम में ला सकते हैं। जरूरत है डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की और एक ही काम पर पूरा ध्यान देने की। आज की डिजिटल दुनिया में हम हर 5 मिनट में किसी न किसी स्क्रीन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फ्लो मांगता है ध्यान, मौन और निरंतरता। फ्लो वही जगह है जहां इकिगाई खिलता है, जहां आपकी आत्मा को अपना असली उद्देश्य मिल जाता है। और अब चलने से पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि अकेलेपन से बचने और जीवन को लंबे समय तक खुशहाल बनाए रखने के लिए जापानी समाज में किस अनोखे सामूहिक तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो न सिर्फ इकिगाई को मजबूत करता है बल्कि हर इंसान को बिलोंगिंगनेस का एहसास भी कराता है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे मोइकी, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो रिश्तों को जीवनदान देती है और दोस्ती को लंबी उम्र का वरदान बना देती है। लेखक इकिगाई के 5वें अध्याय में हमें उस कला से परिचित कराते हैं जिसे शायद आज की दुनिया में हम भूलते जा रहे हैं। बुढ़ापे में भी युवा कैसे रहा जाए? जी हां, ये अध्याय है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। लेखक हमें बताते हैं कि जापान में उम्र केवल एक नंबर है। वहां के लोग, विशेष रूप से ओकिनावा के निवासी, 60, 70, 80 और यहां तक कि 100 की उम्र पार करने के बाद भी जिंदा दिल, सक्रिय और उत्साही जीवन जीते हैं। कैसे? लेखक कहते हैं, इन लोगों की जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज है, वे कभी रिटायर नहीं होते। आपने सही सुना, ओकिनावा में लोग रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं मानते। वे काम करते रहते हैं, पर वो काम उन्हें बोझ नहीं लगता, बल्कि वो उनका इकिगाई होता है। चाहे वो बागवानी हो, सिलाई, लकड़ी की कारीगरी, चाय बनाना या बच्चों को कहानियां सुनाना, वे जीवन भर कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे उन्हें सार्थकता, खुशी और उत्साह मिलता है। लेखक बताते हैं कि लंबे और जवान दिखने वाले जीवन के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, सक्रिय दिमाग और शरीर। दूसरी, सामाजिक जुड़ाव। और तीसरी, आत्मोद्देश्य की स्पष्टता, यानी इकिगाई। जब एक व्यक्ति को यह एहसास रहता है कि उसका जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तो उसका शरीर और मन दोनों साथ देते हैं। लेखक एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें यह पाया गया कि जो लोग जीवन में किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं, उनकी उम्र, सेहत और मानसिक शक्ति दूसरों से बेहतर होती है। और यहां सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, बल्कि उस आत्मिक ऊर्जा की बात है जो किसी को भीतर से जवान बनाए रखती है। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते जाते हैं, दुनिया हमें धीमा होने के लिए कहती है, पर ओकिनावा के लोग कहते हैं, धीमे नहीं, अर्थपूर्ण हो जाओ। वे अपने दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी के साथ करते हैं, हल्का शारीरिक व्यायाम करते हैं, सीजन और हल्का भोजन लेते हैं, और सबसे अहम, वो अकेले नहीं जीते। उनके जीवन में मोय यानी सामाजिक समूह होता है, जिसमें दोस्त, पड़ोसी, परिवार सभी मिलकर जीवन की यात्रा में साथ चलते हैं। वो अकेले नहीं होते, और शायद यही वजह है कि वे भीतर से बूढ़े नहीं होते। इस अध्याय का सार यही है, जब तक आप जीवन को जीते हैं,
तब तक जीवन आपको जीता रखता है। जवानी सिर्फ उम्र में नहीं होती, वो आपके विचारों, आपकी दिनचर्या और आपके उद्देश्य में होती है। और अब एक सवाल जो अगला अध्याय सुनने से पहले आपके मन को छू सकता है। क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग मौत से डरने की बजाय उसे जीवन का सम्मानित हिस्सा क्यों मानते हैं? और कैसे इकिगाई उन्हें सिखाता है कि मृत्यु से भागने के बजाय उससे गहराई से जुड़कर जीवन को पूरी तरह जिया जाए? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे वाबी साबी और एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ की, जो इकिगाई को और भी गहरा बना देते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इकिगाई के इस छठे अध्याय में हमें जापानी जीवन के एक ऐसे दर्शन से मिलवाते हैं जो जीवन को स्वीकार करना सिखाता है, वैसा जैसा वो है, अधूरा, अस्थाई और फिर भी सुंदर। ये अध्याय है वाबी साबी और मृत्यु की स्वीकृति की बुद्धिमत्ता। वाबी साबी एक जापानी सौंदर्य शास्त्र है जो ये मानता है कि अधूरापन, अस्थिरता और अपूर्णता ही जीवन की सबसे सच्ची सुंदरता है। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में हम सब परफेक्ट की तलाश में हैं। बिना झुर्रियों की त्वचा, फॉलोअर्स की संख्या, एकदम साफ सुथरी जिंदगी। पर जापान हमें सिखाता है कि दरारों में भी सुंदरता होती है, टूटी हुई चीजें भी सम्मान के लायक होती है, और जिन्हें हम कमजोरियां समझते हैं वे भी हमारी ताकत बन सकती है। वाबी साबी का एक अद्भुत उदाहरण है किंत्सुगी, एक जापानी कला जिसमें टूटी हुई मिट्टी की चीजों को सोने से जोड़ा जाता है, जिससे वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखती है। सोचिए, अगर हम अपने जीवन के टूटे हिस्सों को भी गर्व से स्वीकार करना सीख जाएं, तो कैसा लगे? लेखक कहते हैं, इकिगाई तभी फलता फूलता है जब आप मृत्यु को भी जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग मृत्यु से डरते नहीं, वे मानते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं, आपका काम है हर दिन को पूरी तरह जीना। वे जीवन की अस्थिरता को अपनाते हैं और हर सुबह सूर्य को देखकर शुक्रिया कहते हैं। उनकी सोच है, हम नहीं जानते कि कल आएगा या नहीं, लेकिन आज हमारे पास है, तो क्यों न इसे पूरी गहराई से जिया जाए। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे हमें सिर्फ टालते हुए नहीं, बल्कि पूरे होश के साथ हर सांस में जीना चाहिए। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि आपका जीवन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो बस सच्चा होना चाहिए। और अब एक सवाल जो अगले अध्याय से पहले आपके दिल को छू सकता है। क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग अकेलेपन से क्यों नहीं डरते, और कैसे वे सामुदायिक जुड़ाव और मोए जैसी परंपराओं से अपने इकिगाई को और मजबूत करते हैं? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव की ताकत, जो न सिर्फ दिल को जोड़ती है बल्कि जीवन को भी बढ़ा देती है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए, आपके जीवन की कौन सी दरार आज आपको सबसे ज्यादा सिखा रही है। और अगर आप भी मानते हैं कि अपूर्णता में भी सौंदर्य है, तो दिल से एक लाइक भेजना मत भूलिए। अगले अध्याय में इकिगाई की गहराई में और भी नीचे उतरने के लिए तैयार है ना? लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इकिगाई के इस 7वें अध्याय में हमें एक ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जिससे हम न केवल लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, बल्कि उस जीवन को और भी आनंददायक, गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ये अध्याय है मजबूत सामाजिक संबंध, लंबी उम्र की चाबी। ओकिनावा के बुजुर्ग, जिन्हें दुनिया के सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाले लोगों में गिना जाता है, उनकी सेहत का राज सिर्फ सही खानपान या व्यायाम नहीं है, बल्कि वो गहरे, सच्चे और नियमित रूप से पोषित सामाजिक संबंध है। लेखक बताते हैं, ओकिनावा के हर इंसान की जिंदगी में एक खास समूह होता है जिसे कहा जाता है मोए। मोए कोई फैमिली ग्रुप नहीं होता, बल्कि ऐसे दोस्त, पड़ोसी या समान रुचि वाले लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख, हंसी रोना, कामकाज और जिम्मेदारियों को बांटते हैं। बचपन में ही बच्चों को मोए में जोड़ दिया जाता है
और ये बंधन जीवन भर बना रहता है। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, कभी किसी के पास पैसे की तंगी हो, या किसी को भावनात्मक सहारे की जरूरत हो, मोह हमेशा साथ खड़ा रहता है। ये न केवल सामाजिक सुरक्षा देता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी प्रदान करता है, जो शरीर की सेहत से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी होती है। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोग अकेलेपन को बीमारी मानते हैं और दोस्ती को दवा। आज की दुनिया में, जहां लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर असल जिंदगी में बेहद अकेले हैं, वहां मोह की ये अवधारणा हमें याद दिलाती है कि कनेक्शन स्क्रीन पर नहीं, दिलों में होना चाहिए। मोह हमें सिखाता है कि जब जिंदगी मुश्किल हो, तो साथ देने वाले लोग ही हमें फिर से उठने की ताकत देते हैं। लेखक का यह संदेश बेहद सीधा लेकिन असरदार है। यदि आप लंबा और खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों से जुड़ना सीखिए। सच्चे दोस्त, गहरे रिश्ते और नियमित मानवीय संपर्क, ये किसी भी विटामिन से ज्यादा ताकतवर है। और अब आज का सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग जीवन में तनाव को कैसे देखते हैं? और क्या ऐसा कोई विशेष तरीका है जिससे वे अपने मानसिक दबाव को बिना दवाइयों के नियंत्रित करते हैं? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे रेजिलियंस, यानी मानसिक लचीलापन और तनाव से निपटने की जापानी कला की। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपके जीवन का मोह कौन है? वो लोग कौन हैं जो बिना कहे आपका साथ निभाते हैं? और अगर आपको लगता है कि सच्चे रिश्तों की ताकत सबसे बड़ी है, तो एक लाइक के साथ अपने उस दोस्त को टैग कीजिए जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। लेखक इकिगाई के 8वें अध्याय में हमें मिलवाते हैं उस अद्भुत जापानी दर्शन से, जो किसी भी मुश्किल, तनाव या जीवन के झटकों के बीच भी हमें भीतर से न टूटने की ताकत देता है। ये अध्याय है बिकम एंटी फ्रेजाइल, यानी टूटने के बजाय हर झटके के बाद और मजबूत बन जाना। लेखक समझाते हैं, दुनिया में 3 तरह की चीजें होती है। पहली, जो कमजोर होती है, थोड़ा सा झटका और टूट जाती है। दूसरी, जो मजबूत होती है, जो झटका सह लेती है पर बदलती नहीं। और तीसरी, जो हर झटके के साथ और बेहतर और समझदार और मजबूत बन जाती है। इन्हीं को कहते हैं एंटी फ्रेजाइल, यानी झटकों से खिलने वाली चीजें। और यही उस इंसान की निशानी है जिसका इकिगाई उसे भीतर से जकड़ कर खड़ा रखता है। किसी भी तूफान में जापानी लोग इस दर्शन को रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। वे मानते हैं कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, पर उनका काम है हर कठिनाई से कुछ सीखना, हर असफलता से बढ़ना और हर तनाव से संयम पाना। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा में बुजुर्ग लोग अपने जीवन के संघर्षों को छिपाते नहीं, बल्कि गर्व से बताते हैं, क्योंकि उन्होंने हर दर्द से एक अंदरूनी शक्ति विकसित की होती है, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती है। और ये शक्ति सिर्फ योग या ध्यान से नहीं आती, बल्कि उस सच्चे उद्देश्य से आती है जो हर सुबह आपको बिस्तर से उठने की वजह देता है। जब आपके जीवन में इकिगाई होता है, तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक तोड़ नहीं सकती। लेखक हमें कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली सुझाव देते हैं, जैसे छोटे तनावों को स्वीकार करना सीखो ताकि बड़ा झटका सहने की क्षमता बन सके। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों न हो। और सबसे जरूरी, अपने अनुभवों को अपनी ताकत में बदलो, न कि बोझ में। एंटी फ्रेजाइल बनने का मतलब ये नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप टूटकर भी खुद को और सुंदर और मजबूत रूप में जोड़ लेंगे। और अब आज का सोचने लायक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग अपने शरीर और दिमाग को इतने लंबे समय तक ऊर्जावान और स्थिर कैसे बनाए रखते हैं? क्या उनके पास कोई खास दिनचर्या, खान पान या अभ्यास है जो उन्हें भीतर से जिंदा रखता है? इसी रहस्य को जानेंगे हम अगले अध्याय में,
जहां हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन के लिए जापानी दिनचर्या और खान पान की। अगर ये अध्याय आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके जीवन में कौन सी ऐसी चुनौती आई जिसने आपको अंदर से बदल दिया? क्या आप खुद को अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं? और अगर आप भी मानते हैं कि हर चोट हमें कुछ सिखाती है, तो इस एपिसोड को लाइक जरूर दीजिए और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इस समय खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा है। कभी कभी जिंदगी भागती जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि जीने की वजह क्या थी। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इसे बस अपने तक मत रखिए, किसी ऐसे इंसान से जरूर बांटिए जिसे शायद इस वक्त सबसे ज्यादा इकिगाई की जरूरत है। अगर ये शब्द आपके दिल में हलचल पैदा कर गए हों, तो एक लाइक जरूर छोड़िए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और दिलों तक पहुंचने की हिम्मत देती है।